बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? कैसी तबीयत है आप? देखिए जी, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है रेलिवेंट कॉस्टिंग। रेलिवेंट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? रेलिवेंट का मतलब क्या है? रिलेटेड। किससे रिलेटेड? जो आपको प्रोजेक्ट मिला है, जो आपको अभी फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना है, हम उसकी कॉस्टिंग करते हैं कि भाई हमारा इसके ऊपर खर्चा कितना है। वो कौन सा खर्चा हम लेंगे जो उस प्रोजेक्ट के साथ रेलिवेंट हो। लेकिन इसके अंदर सिर्फ हर तरह की कॉस्ट नहीं ले लेते, सिर्फ वो खर्चा लेते हैं जो कैश फॉर्म में होता है। मतलब एक बात तो पहली बात याद रखनी है कि रेलिवेंट कॉस्टिंग वो होती है जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, उस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट हो, नंबर वन। नंबर टू, ये बात याद रखनी है कि वो सिर्फ कैश फॉर्म में होना चाहिए। नंबर थ्री, वो कैश फॉर्म में भी हो और फ्यूचर कैश फॉर्म में हो। जो आज से पहले कॉस्ट लग गई है ना, उसको भी इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो तो कॉस्ट लग चुकी है। जो कॉस्ट लग चुकी है उसको हम कभी भी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं मानते। अब इसमें कुछ चीजें आपने याद रखनी है, जैसे रेलिवेंट कॉस्ट। सबसे पहली बात यह है कि फ्यूचर कैश फ्लो लेने इसमें, और दूसरी बात है ये हमारे फ्यूचर कैश फ्लो रेलिवेंट होगा बस। दूसरा, नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट पता है किसे कहते हैं? नॉन कैश आइटम समझ लो इसको। नॉन कैश आइटम्स वो इररेलीवेंट होंगे। नॉन कैश कॉस्ट या नॉन कैश आइटम्स क्या होंगे? इररेलीवेंट होंगे। तीसरे नंबर पे हिस्टोरिकल कॉस्ट, या इसको आप संक कॉस्ट भी कह सकते हो, यानी एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट और संक कॉस्ट भी हमेशा इररेलीवेंट होगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं कि जो पहले लग चुकी है, संक कॉस्ट उसे कहते हैं जो लग भी चुकी है और अब रिकवरेबल भी नहीं है, डूब गई। मतलब कुछ खर्चा हमारा हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज दैट आपने एक प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना है, मतलब आपने वो प्रोजेक्ट देखना है कि आप लोग वो आपको मिल जाए, तो कहते हैं कि जनाब अगर वो प्रोजेक्ट आपने उसमें आकर बिड करनी है ना, उसकी एंट्री फीस है 5,000। चाहे आपको प्रोजेक्ट मिले या ना मिले, आपको वो 5,000 देना ही देना है। अब अगर आप प्रोजेक्ट जीत गए तो 5,000 तो चलो अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट में कवर कर लोगे, लेकिन अगर आप वो हार गए, वो तो गई ना कॉस्ट, वो तो नॉन रिफंडेबल है, वो आपने रिकवर भी नहीं कर सकते आप। तो ऐसी कॉस्ट जो लग चुकी है और उसको हम किसी जगह रिकवर भी नहीं कर सकते, अदर एक्सपेंस में लिखेंगे, उसे हम बोलते हैं संक कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट भी इररेलीवेंट होती है, संक कॉस्ट भी इररेलीवेंट होती है। फिर उसके बाद अगर किसी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ लिखा हो ना, अप्लाइड फिक्स्ड कॉस्ट, अप्लाइड फिक्स्ड कॉस्ट। अब इस अप्लाइड के साथ अगर लिखा हो अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये भी क्या होगी? इररेलीवेंट होगी। अगर कोई आपके प्रोजेक्ट की वजह से, मतलब इसको एग्जिस्टिंग भी कहते हैं, लिख लें, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी कॉस्ट आ जाए जिसे हम बोल सकते हैं एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, ये कौन सी कॉस्ट होती है कि भाई अगर ये आप प्रोजेक्ट शुरू करोगे तो ये कॉस्ट पड़ेगी, वरना नहीं होगी फिक्स्ड। जैसे अगर आपको लगता है कि अगर हम ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो हमें एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, तो वो सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट मिलेगा तो सुपरवाइजर रखेंगे, प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो सुपरवाइजर नहीं रखेंगे। और अगर हमें वो प्रोजेक्ट मिल जाता है तो हमें वो सुपरवाइजर की एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट पड़ जाएगी। तो वो एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट प्योर किसके ऊपर रेलिवेंट हो रही है? प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो भी फिर रेलिवेंट बन जाएगी। ठीक होगी बात?
उसके बाद है जनाब, एक होती है अनअवॉइडेबल कॉस्ट, एक होती है अवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट किसे कहते हैं? ऐसी कॉस्ट जो प्रोजेक्ट मिले या ना मिले, काम करो या ना करो, वो कॉस्ट इनकर्ड होती ही होती है, जस्ट लाइक फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन ये फिक्स्ड कॉस्ट होती नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि सपोज दैट आप ना एक घर बनाना चाहते हैं। अब घर के लिए आपने एक प्लॉट खरीदना है। अब प्लॉट बिक रहे हैं कि जनाब, वो कहते हैं कि प्लॉट ना हर बंदे को नहीं मिलता, ये बड़े शॉर्ट, मतलब शॉर्ट है प्लॉट। तो भाई आप ऐसा करो कि पहले अपनी ना टोकन मनी जमा करो, फिर बैलेटिंग होगी, मतलब कुरानदाजी होगी, फिर जिस जिस बंदे का प्लॉट निकला ना उसको प्लॉट मिल जाएगा, वो उसके ऊपर घर बना लेगा। ये डीएचए हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर ऐसा होता है। बल्कि बहुत सारी जो बड़ी सोसाइटीज है ना, जहां मतलब के बायर ज्यादा होते हैं, जमीन कम होती है, तो वहां पर ऐसा ही होता है कि वो पहले सपोज दैट हर बंदा उसमें हिस्सा लेने के लिए 10,000 रुपया पे करता है। फिर वो कहते हैं कि जिसका प्लॉट निकल आएगा ना, वो आगे फर्दर 1 लाख कमीशन पे करेगा या कोई फीस, रजिस्ट्रेशन फीस पे करेगा। अब ये 10,000 हर बंदे ने देना है, चाहे किसी का प्लॉट निकले या ना निकले। दैट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अब जिसका प्लॉट निकल आएगा उसको 1 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। ये क्या चीज है? ये अवॉइडेबल है। मतलब अगर यदि प्लॉट निकलेगा या हम खरीदेंगे प्लॉट तो हमें 1 लाख देना पड़ेगा, वरना नहीं। बट 10,000 अगर आपने प्लॉट में इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि आपका प्लॉट निकल आए, तो आपने 10,000 कॉस्ट देनी ही देनी है, चाहे प्लॉट निकले या ना निकले। तो जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है वो इररेलेवेंट होती है। जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है वो इररेलेवेंट होती है, और जो अवॉइडेबल कॉस्ट होती है वो रेलिवेंट होती है। अवॉइडेबल कॉस्ट रेलिवेंट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट इररेलेवेंट। ठीक होगी बात? ये तो चंद मैंने आपको कॉस्ट लिखवाई कि जो आपको वैसे एक अंदाजा होना चाहिए कि भाई ये कॉस्ट अवॉइडेबल होती है, ये कॉस्ट जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब उसके बाद मेन किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मेन हमने रेलिवेंट कॉस्टिंग उसकी करनी होती है कि भाई मटेरियल कितना रेलिवेंट होता है, लेबर कौन कौन सी रेलिवेंट होती है, और ओवरहेड कौन कौन सी होती है। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्टिंग क्या है, और अगले लेक्चर के अंदर मैं सिखाऊंगा लेबर और ओवरहेड। तो ये हमारा क्वेश्चन यानी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और हर क्वेश्चंस में भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई रेलिवेंट कॉस्टिंग में चेंजिंग क्या क्या आ सकती है। तो आ जाए जनाब, सबसे पहले फिर हम देखते हैं मटेरियल का केस कि मटेरियल में क्या क्या रेलिवेंट कॉस्टिंग होती है। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि चले। मटेरियल, मिसाल के तौर पर आपने क्या बनाना है, चलो जी इसको बना लेते हैं। आपने ये कैलकुलेटर के मैन्युफैक्चरर हो, आपने ये कैलकुलेटर बनाना है। अब आपको कैलकुलेटर के ऑर्डर मिले हैं कि जनाब सपोज दैट कि आपने हमें 5000 कैलकुलेटर बना के देने। ऑर्डर आपको मिल गया, और उसने पूछा भाई साहब बताओ 5000 कैलकुलेटर कितने में बना के दो। अब जहरी सी बात है, जिस बंदे ने हमें कहा उसने 2-3 और सप्लायर को भी कहा होगा। अब हमने ये देखना है कि हम कोई ऐसी कॉस्ट उसे ऑफर करें कि वो दूसरों का दिमाग में लाना छोड़ दे। तो हम रेलिवेंट कॉस्टिंग करेंगे कि हमें मिनिमम कितनी कॉस्ट पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके लिए जो मटेरियल चाहिए क्या वो हमारे पास स्टॉक के अंदर मौजूद है या नहीं है। क्योंकि हम तो कैलकुलेटर बनाते हैं ना, हम स्टेशनरी का कारोबार करते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास पहले से ही मटेरियल मौजूद हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे
कि जो जो मटेरियल है अवेलेबल इन स्टॉक है या नहीं, अवेलेबल इन स्टॉक। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हम कहते हैं कि आंसर इज नो, कि भाई स्टॉक के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर हमें वो मटेरियल बाजार से खरीदना पड़ेगा। तो उसको जो बाजार की कीमत होगी, जो वहां से हमें जिस प्राइस पे मिलेगा, वही हमारे स्टॉक की कॉस्ट बन जाएगी कि हमें इतने का मटेरियल पड़ेगा। तो वो क्या है कि अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो हम उसे बोलते हैं कि करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस उसकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी, या उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। गॉट इट। अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, ये कैसे पता चलेगा स्टॉक अवेलेबल नहीं है? वो कह देगा शॉर्ट इन सप्लाई, रिस्ट्रिक्टेड, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल कर देता है। दूसरा आंसर है यस जी, पड़ा हुआ है स्टॉक। अगर स्टॉक पड़ा हुआ है तो आपने ये देखना है क्या उसका रेगुलर यूज है या नहीं। अब रेगुलर यूज का मतलब क्या है? मतलब ये कि जो स्टॉक आपके पास मौजूद है वो किसी और कैलकुलेटर बनाने के लिए तो नहीं पड़ा, या उस टाइप की कोई चीज और तो नहीं बनाने के लिए पड़ा, और वो इस्तेमाल हो रहा है उधर, फ्री नहीं पड़ा हुआ, फारे फजूल नहीं है। तो फिर वही दो आंसर कि रेगुलर यूज है या नहीं। एक आंसर हो सकता है रेगुलर यूज है, दूसरा आंसर हो सकता है रेगुलर यूज नहीं है। अगर रेगुलर यूज है तो फिर भी जरी सी बात है, हम कहां से खरीदेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट हम मार्केट से खरीद के आएंगे, मतलब उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट मार्केट प्राइस। और यहां पर एक और चीज निकलती है, अगर ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऐसा होता है कि रेगुलर यूज है यस तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, लेकिन वो कभी कभी कहता है अवेलेबल इन मार्केट है या नहीं, अवेलेबल इन मार्केट। कभी कभी ऐसा ही होता है कि वो जो स्टॉक हमें चाहिए ना, हमारे पास पड़ा हुआ है, इस्तेमाल भी हो रहा है, हम मार्केट से खरीदने जाते हैं, वहां होता ही नहीं है। अब हम क्या करें? हमें तो नया प्रोजेक्ट मिला हुआ है। फिर हम सोचते हैं कि अगर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर तो मार्केट में अवेलेबल है यस, तो ठीक है भाई, आप उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट खरीद के आए, करंट मार्केट प्राइस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट या उसे क्या बोलते हैं? करंट मार्केट प्राइस। अगर वो मार्केट में नहीं मिल रहा, अगर वो मार्केट से नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करेंगे? फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि जो आपके पास स्टॉक जिस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है ना, उसको छोड़ दो। आप नया प्रोजेक्ट में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? जाहिर सी बात है, अगर हम नए प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो पिछले प्रोजेक्ट का जो फायदा है वो लॉस हो जाएगा। मतलब लॉस होने का मतलब है हमें नहीं मिलेगा। लॉस का मतलब है कि लॉस होने का मतलब क्या है कि अब वो फायदा हमसे हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम वो प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं। तो फिर उसकी जो कॉस्ट होगी ना, कंट्रीब्यूशन लॉस, जिस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं ना, उस प्रोजेक्ट से हासिल होने वाला जो फायदा है, कंट्रीब्यूशन बताओ ना, छोटा रेवेन्यू जिसे कहते हो, मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन लॉस है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा, हमारे लिए वो रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी। ये केस तब आता है जब वो क्वेश्चन के अंदर कहे अदरवाइज अगर रेगुलर यूज है तो सिर्फ ये समझा जाता है। ओके, अब बात आ गई कि उसका रेगुलर यूज नहीं है, उसका रेगुलर यूज नहीं है, नो। फिर हम देखते हैं क्या उसका कोई अल्टरनेटिव यूज है या नहीं। मतलब एक तो रेगुलर यूज देखते हैं ना, फिर क्या देखते हैं क्या उसका कोई अल्टरनेटिव यूज है या नहीं।
अब अल्टरनेटिव यूज का क्या मतलब होता है जी? अल्टरनेटिव यूज का मतलब है कि सपोज वो कहता है कि भाई इसको ना कैलकुलेटर में ना इस्तेमाल किया ना तो हम इसके साथ कोई और चीज से बना सकते हैं। मतलब जो कैलकुलेटर का मटेरियल है वो किसी और जगह इस्तेमाल हो जाएगा, और जिस जगह इस्तेमाल होगा वहां की कॉस्ट सेव हो जाएगी, उसका मटेरियल नहीं लेना पड़ेगा। या वो कहता है वो किसी और को हम दे के कोई और चीज खरीद लेंगे, मतलब किसी ना किसी जगह उसका कोई मुतबादल इस्तेमाल है या नहीं। अगर आंसर है ना नो कि कितनी मुतबादल कोई इस्तेमाल नहीं, तो फिर एक ही चीज, उसकी स्क्रैप वैल्यू, कि उसको बेच के जो हमें पैसा मिलेगा ना वो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू। या डिस्पोजल कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट होती है और डिस्पोजल कॉस्ट बेनिफिट होता है। मिसाल के तौर पे कि अगर हमारे पास उसका उस मटेरियल का ना कोई यूज है, ना कोई अल्टरनेटिव यूज है, ना रेगुलर यूज है, वो फारिग पड़ा है, तो फिर क्या होगा? उसको बेच के पैसे आ सकते हैं। अब जो उसको बेच के पैसे आएंगे वही हमारी कॉस्ट बन जाएगी। आप कहेंगे ये तो पैसे आ रहे हैं, भाई आ ही रहे, आपने कैलकुलेटर बनाना है उस मटेरियल से, तो वो मटेरियल अगर आपने तो कैलकुलेटर में इस्तेमाल करना है, तो आपका लॉस क्या हो रहा है? वो जो बेच के पैसे आने थे ना वो आप गए, क्योंकि वो बेच के आपको पैसे आने थे, वही मटेरियल आपने इस कैलकुलेटर में इस्तेमाल कर लेना है, तो वो जो पैसा आना था वो अब पैसा नहीं आएगा, वो स्क्रैप वैल्यू आपकी लॉस हो गई, नहीं चली गई, क्योंकि अब वही मटेरियल जो बेचना था नहीं बेचा, बल्कि इस कैलकुलेटर पर इस्तेमाल कर लिया, तो वो जो पैसा आना था नहीं आया स्क्रैप वैल्यू से, तो वही आपकी कॉस्ट है। समझ लो कि वो हमने बेच के वो पैसे के ऊपर लगा दिए। या बेनिफिट क्या होगा? डिस्पोजल कॉस्ट। कभी कभी हमें होता है कि जो हमारा मटेरियल पड़ा होता है ना उसको बेच के पैसे नहीं आते, बल्कि उसको हमें डिस्पोज ऑफ करने पे खर्चा आता है, कि कोई ऐसा जहरीला केमिकल होता है या ऐसा स्टॉक होता है जो गवर्नमेंट ने कहा है भाई एक्सपायर हो जाता है, कि इसको ना आप जब डिस्पोज करोगे ना तो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना, ना कि ऐसे ही सड़क पे फेंक के आ जाता, तो उस पे जो हमारा खर्चा आएगा, अब खर्चा आना था, अब वो हम डिस्पोज नहीं करेंगे बल्कि अपने कैलकुलेटर पे इस्तेमाल कर लेंगे, वो जो खर्चा आना था वो खर्चा सेव हो गया, वो कॉस्ट आपकी बच गई, तो जो कॉस्ट बच गई वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? बेनिफिट। ओके की बात? वो कहते नहीं अल्टरनेटिव यूज है, कहता ठीक है, अगर अल्टरनेटिव यूज है ना तो फिर आप देखेंगे हायर ऑफ। जब भी कोई अल्टरनेटिव यूज होगा तो आपने क्या देखना है? हायर ऑफ, नेट कंट्रीब्यूशन और स्क्रैप वैल्यू। मतलब जहां पर इस्तेमाल होना है उससे कंट्रीब्यूशन कितना आना है, या उसको बेच के पैसे कितने आने हैं, और ये अल्टरनेटिव यूज एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर सब अल्टरनेटिव यूज में जो सबसे हायर होगा वो हमारे लिए कंट्रीब्यूशन लॉस कहलाएगा, और वो ही रेलिवेंट कॉस्ट बन जाए। लो मेरे भाई, मटेरियल से रिलेटेड यही कहानी है टोटल। इसके जब भी कोई सवाल मटेरियल का आए और आपको देखनी हो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट, तो यही टेबल आपके लिए काफी है। यही जो आपको बनाकर दिया है ना एक यानी डायग्राम, फ्लो चार्ट, यही काफी है। अब दोबारा देखिए कि सबसे पहले आपने देखना है कि भाई आपके पास मटेरियल है या नहीं। जी दो आंसर हो सकते हैं, नहीं है जी। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? करंट मार्केट प्राइस। आप कहते नहीं है, तो फिर अगला सवाल क्या पूछना है कि भाई उसका कोई रेगुलर यूज है या नहीं। फिर वही दो आंसर, यस रेगुलर यूज है तो ठीक है, फिर खरीद के और नया। फिर अगर मार्केट में नहीं है तो फिर उसका कंट्रीब्यूशन लॉस ले लेंगे। ये बहुत काम आता है, ये हिस्सा बहुत काम आता है। फिर कहता जी रेगुलर यूज तो नहीं है, तो ठीक है भाई अल्टरनेटिव यूज देखो।
अगर अल्टरनेटिव यूज नहीं है तो बेच के जो पैसा आएगा या उसको डिस्पोज करने पे जो खर्चा आएगा वो रेलिवेंट हो जाएगा। और अगर रेगुलर यूज है तो फिर हायर ऑफ नेट कंट्रीब्यूशन एंड स्क्रैप। चलो मेरे भाई, वीडियो को आपने करना है स्टॉप, पहले इसको याद करें फिर मेरे साथ सवाल करें, ठीक है? तो चलो जी, अगर आपने याद कर लिया है वीडियो स्टॉप करके तो फिर आज हम क्वेश्चन करते हैं। एक इस तरह का, इस टाइप का छोटा सा सवाल। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहते हैं जनाब, व्हाट आर द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट मैनेजमेंट शुड कंसीडर to determining the minimum price to charge for the contract। सबसे पहले कहता है कंपनी हैज आस्क्ड टू कोट द प्राइस ऑफ द वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कंपनी आपसे कहती है कि भाई मुझे प्राइस की कोटेशन बताएं, प्राइस बताएं कितनी है। कहता है जनाब, कॉन्ट्रैक्ट वुड रिक्वायर्ड 5000 kg ऑफ मटेरियल एक्स। लो भाई, आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5000 kg मटेरियल एक्स का चाहिए। Material X is regularly used by the company। वो रेगुलर इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो तो रेगुलर इस्तेमाल हो रहा है। हम क्या करें, मार्केट से लेकर आए, ये फारिग नहीं पड़ा हुआ। द कंपनी हैज 4000 kg फॉर मटेरियल एक्स इन इन्वेंट्री। कहता है 4000 इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है और वो रेगुलर यूज में है। हमें 5000 चाहिए लेकिन 4000 पड़ा हुआ है, लेकिन वो तो रेगुलर यूज में है। हम उसका क्या कर सकते हैं, हम सारे का सारा मार्केट से खरीद के आएंगे। अगर रेगुलर यूज ना होता तो फिर हम अगली तरफ जाते। आगे वो कहता है विच कॉस्ट 4 रुपीज पर केजी, द प्राइस ऑफ मटेरियल हैज राइजन टू 4.20। कहता है जो आपके पास मटेरियल पड़ा है ना, वो 4 पैसे पे खरीद के पड़ा हुआ है, लेकिन अब हम खरीदने जाएंगे तो हमें 4.2 का मिलेगा। कहता है बताओ जी रेलिवेंट कॉस्ट है, पहले तो ये बात होगी। फिर आगे देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट वुड आल्सो रिक्वायर 2000 kg ऑफ मटेरियल वाई। कहता है कॉन्ट्रैक्ट को 2000 kg वाई का भी चाहिए। 1500 ऑफ मटेरियल वाई इन द इन्वेंट्री। 1500 kg अवेलेबल इन स्टॉक है, 500 kg अवेलेबल इन स्टॉक नहीं है। जो स्टॉक के अंदर है ही नहीं, वो तो बात होगी सीधी सीधी साइड पे, क्या कि वो 500 kg हम मार्केट से खरीद के आएंगे। अब 1500 kg की बात आगे देखते हैं। बट बिकॉज ऑफ डिसीजन टेकन सेवरल वीक एगो, मटेरियल वाई इज नो लॉन्गर इन रेगुलर यूज। मटेरियल वाई का कोई रेगुलर इस्तेमाल नहीं है। बाय द कंपनी द 1500 kg ओरिजिनली कॉस्ट 14400। हमने उसको 14400 का खरीदा था, वो तो हो गया हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, इग्नोर। एंड हैव अ स्क्रैप वैल्यू 3600, और अगर उसको आज बेचते हो तो वो 3600 का बिक सकता है। न्यू परचेज ऑफ मटेरियल वाई वुड कॉस्ट 10 रुपए पर केजी। अगर आप मार्केट से खरीदने जाओगे तो 10 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको नया मटेरियल मिलेगा। हम आ जाते हैं जी, रेलिवेंट कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर लिख देंगे जी रेलिवेंट कॉस्ट मटेरियल। अब मटेरियल एक्स है हमारे पास, आपको कितने केजी चाहिए था, 5000। 4000 स्टॉक के अंदर है बट रेगुलर यूज है, तो हम क्या करेंगे जनाब, पूरा 5000 kg मार्केट से खरीद के आएंगे, जो कि हमें मिलेगा 4.20। पुराना जो खरीदा पड़ा है वो 4 रुपए है, लेकिन मार्केट की प्राइस 4.2 तक रेज हो जाएगी। फिर आ जाता है मटेरियल वाई। मटेरियल वाई चाहिए 2000, 1500 पड़ा हुआ है और 500 मार्केट से खरीदना है, जो कि हमें किस रेट पे मिल रहा है, 10 रुपए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5000 मल्टीप्लाई बाय 4.2, 21000। ये जो 1500 kg है ना, इसका रेगुलर यूज है, अल्टरनेटिव यूज उसने कुछ बताया नहीं,
इसका मतलब है इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वही रेलिवेंट कॉस्ट है। जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है, देखिए अवेलेबल स्टॉक भी है, नो रेगुलर यूज और अल्टरनेटिव यूज तो बताया ही नहीं, इसका मतलब है नो अल्टरनेटिव यूज। तो क्या लेंगे फिर? स्क्रैप वैल्यू। अपने पास ये आपने फ्लो चार्ट रखना है, ये देखें, अवेलेबल इन स्टॉक यस, रेगुलर यूज है नो, अल्टरनेटिव यूज है नो, बताया नहीं हो ना, तो फिर कौन सी वैल्यू ले लेंगे? स्क्रैप वैल्यू। ओके, चलिए जी नेक्स्ट आ जाए जनाब। ये जो 500 स्टॉक है आपके पास मटेरियल वाई का, 1500 स्टॉक के अंदर था, ये तो स्टॉक के अंदर है ही नहीं, ये सीधा सीधा आ जाएगा 5000। ये आपके पास टोटल रेलिवेंट कॉस्ट आएगी मटेरियल एक्स और वाई की। पेपर में देखना है वो अलग अलग पूछ रहा है या इकट्ठे पूछ रहा है। ओके जी, ये मटेरियल हमारा कंप्लीट होगा, यही सवाल था, ये इसकी रेलिवेंट कॉस्ट आ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ शुड टोटल रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कहते हैं कंपनी इज कंसीडरिंग वेदर टू एग्री टू डू अ जॉब फॉर अ कस्टमर, it has sufficient spare capacity to do this job. To do the job, 3 different direct material will be required, X, Y and Z. ये आपको जी 3 मटेरियल चाहिए। कितने चाहिए? 800 यूनिट X के, 600 यूनिट Y के, 500 यूनिट Z के। Held in inventory, 200 यूनिट पड़े हुए X के आपके पास, बाकी 600 तो मार्केट से खरीदेंगे। ये 200 के बारे में देखेंगे रेगुलर यूज है या नहीं, अल्टरनेटिव यूज है या नहीं, बट 600 हमने मार्केट से ही खरीदना है क्योंकि वो स्टॉक के अंदर है ही। 400 इस स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है, 200 इसका मार्केट से खरीदेंगे। 400 का फ्लो चार्ट देखेंगे, 300 स्टॉक के अंदर है, 200 मार्केट से खरीदेंगे। ठीक है, अब जितना आपके पास है, क्या वो कह रहा है ओरिजिनली कॉस्ट क्या है उसकी? कहता है जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उनकी ओरिजिनल कॉस्ट है 20 रुपए, 15 रुपए, 30 रुपए, और ये सारी की सारी इररेलीवेंट है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है जो फ्यूचर में पैसे हमें लगने हैं। कहता है करंट परचेज प्राइस आज किस कीमत पर मिल रहे हैं? 23 रुपए का, 19 रुपए का और 40 रुपए का। और अगर आप उसको बेचते हो तो बेच के कितने पैसे आते हैं? ये डिस्पोजल कॉस्ट नहीं है, ये डिस्पोजल वैल्यू है, ये स्क्रैप वैल्यू है, मतलब बेच के कितने पैसे आएंगे। डन। तो जी सवाल जब हम शुरू करेंगे ना बिल्कुल वैसे ही, रेलिवेंट कॉस्ट, मटेरियल एक्स है, मटेरियल वाई है, मटेरियल जी है, कुछ तो हमने खरीदना ही खरीदना है। जैसे कि इसमें से 600 खरीदना है 23 रुपए के हिसाब से, 600 खरीदना है 23 रुपए के हिसाब से, और 200 के बारे में अभी हमने डिसाइड करना है कि क्या करना है, जो अवेलेबल इन स्टॉक है। फिर इसमें से 400 स्टॉक के अंदर है, 200 खरीदना है 19 रुपए के हिसाब से, 200 तो 19 रुपए के हिसाब से खरीदना है, 400 के बारे में डिसीजन करना है, उसकी रेलिवेंट कॉस्टिंग निकाल। उसके बाद 500, 300 पड़ा हुआ है, 200 इसका भी खरीदने वाला है 40 रुपए के हिसाब से, 240 के हिसाब से, और बाकी 300 के बारे में अभी हम देखते हैं। आए जरा, कहता है मटेरियल एक्स इज रेगुलरली यूज्ड बाय द कंपनी फॉर अदर वर्क। कहता है एक्स का तो रेगुलर यूज है, लो जी किसी और काम में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है जो बाकी 200 केजी है वो भी 23 के हिसाब से ही खरीदना पड़ेगा क्योंकि उसका तो रेगुलर यूज है। अवेलेबल इन मार्केट वो खुद बताएगा तो हमने वो करना है, वरना नहीं। नेक्स्ट कहता है मटेरियल वाई इज नो लॉन्गर रेगुलर यूज एंड यूनिट्स करंटली हेल्ड इन इन्वेंटरी, नो अल्टरनेटिव यूज। वाई का ना रेगुलर यूज है ना अल्टरनेटिव यूज है, तो क्या करेंगे? स्क्रैप वैल्यू लेंगे। गुड, तो इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है वाई की? 12 मल्टीप्लाइड बाय,
अब आते हैं जी के बारे में। कहता है मटेरियल जी is no longer in regular use, but if the existing inventory of the material is not used for this job, they can be used as a substitute of material on a different job. कहता है वो किसी और की जगह इस्तेमाल हो सकता है। मतलब उसके लिए ये क्या कह रहा है, अल्टरनेटिव यूज की बात कर रहा है। तो कहता है कि उधर क्या करेगा, वेयर द कंट्रीब्यूशन वुड बी 25 पर यूनिट, कहता वहां 25 रुपए का फायदा देगा। अब यहां पर फिर हम क्या देखते हैं, रेगुलर यूज तो नहीं है, अल्टरनेटिव यूज है, तो हायर ऑफ स्क्रैप वैल्यू एंड अल्टरनेटिव यूज, तो यहां पर कितना है 20 रुपए जी की स्क्रैप वैल्यू और 25 रुपए अल्टरनेटिव यूज, तो हम क्या लेंगे, हायर ऑफ। डन, लो जी इसकी कॉस्ट निकाल लें। 600 को मल्टीप्लाई किया 23 से तो 13,800, 200 को मल्टीप्लाई किया 23 से तो 4600। ये हमारे पास आ गया मटेरियल एक्स 18,400। फिर हम करते हैं जनाब 200 मल्टीप्लाइड बाय 19, 3800, 4800। ये कितना आ गया, 3800 प्लस 4800, 8600। फिर ये आ गया 8000 और ये आ गया 300 को 25 से मल्टीप्लाई किया 7500, 15,500, 15,500। अब इन सबको प्लस कर दे तो टोटल एलिमेंट कॉस्ट आएगी, वरना अलग अलग मटेरियल की कॉस्ट। कुछ समय लगा, मटेरियल की कॉस्ट अभी तो इब्तदा है, बड़े अच्छे अच्छे सवाल आने हैं इसके। चले जी, अब आपने करना ऐसा है कि ये दोबारा सवाल करके ये लेक्चर रिवाइज करो और ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करके दिखाने आपने, और जब ये तीनों क्वेश्चन आपसे खुद अटेम्प्ट हो जाएंगे तो अगले लेक्चर के अंदर मैं ये सवाल करवाऊंगा आपको, और प्लस लेबर कॉस्टिंग की रेलिवेंट कॉस्टिंग करवाऊंगा। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।